बच्चों, आज हम लेकर आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस अगर 2 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप 2 लेक्चर को जाके देख सकते हैं और उसमें बहुत ही इंट्रोडक्टिव टाइप का मैंने लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, वो चैप्टर यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अगर पहला और दूसरा लेक्चर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, अगर देखना है दैट्स वेरी गुड। 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर किए हैं, लेकिन यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक को आपको इसके बाद के लेक्चर, सभी लेक्चर को आपको देखने होंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के ऊपर आपका कमांड बढ़िया से बन जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो इसमें देखो ये चैप्टर जो है कई सारे वीडियो लेक्चर्स में ये टॉपिक को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फिजिक्स के पार्ट हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि जितना केमिस्ट्री में जरूरत होता है उतना कम से कम आप लोगों को करा दिया जाए, जो एनसीईआरटी बुक में भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हम प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात करके रखा है कि प्रॉपर्टीज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इनमें भी फिजिकल हो या केमिकल हो, उनमें भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, कुछ उनमें जो प्रॉपर्टीज है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी मेजरेबल, जिनको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, और एक हमारे पास होगा नॉन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, उनको हम मेजर कर पाएंगे, उसको हम मेजर कर पाएंगे, वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये सभी के सभी क्या होंगे, मेजरेबल होंगे, मेजरेबल। बट जो नॉन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन मेजरेबल। अब यहाँ पे देखो मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मेजरेबल किसको मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया लेंथ, मैटर के एक प्रॉपर्टी लेंथ होगा, एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, उसका पीएच वैल्यू होगा। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, ये सभी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको हम मेजर कर पाते हैं। जबकि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि उसके पास कलर, ऑर्डर, इनका जो है स्टेट, ये सभी के सभी जो होते हैं मेजरेबल नहीं होता है, ये सभी के सभी नॉन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब इनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमको तो मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को ही लेके हम बात करने वाले हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज या मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो इसको नोट कर लीजिए सब कोई। क्वांटिटेटिव देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज are those properties which are measurable, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच आर
मेजरेबल। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मेजरेबल है मतलब मेजरमेंट की बात करेंगे। तो मेजरमेंट अब यहाँ पे देखो, कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसका दो पार्ट होता है। कोई भी मेजरमेंट जब हम करने जाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है नंबर होता है, पहला जो पार्ट होता है वो नंबर होता है, और जो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो उसका यूनिट होता है। अब देखो नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 जो हमको बताता है कोई भी एक नंबर है। नंबर तो आप लोग सभी जानते ही नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 जो भी नंबर हम यूज करते हैं। यूनिट की बात अगर करें तो यूनिट किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको बोले तो मान लेते हैं इसको जो है हम बोले x, इसका जो हाइट है वो x है और ये इसका जस्ट डबल है, इसका तो हम क्या बोलेंगे, इसका 2x। तो ये x जो लगा है ये क्या है, ये इसका यूनिट हो गया, ये जो है यूनिट हो गया इसके कंपैरिजन में, तो ये यूनिट हो गया, x जो है यूनिट है और ये 2x मतलब यहाँ पे एक नंबर हमको मिला और एक x मतलब इसके कंपैरिजन में ये जस्ट डबल है। तो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन, किसी को भी किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट का यूज करते हैं। तो बच्चों ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं यूनिट क्या होता है। अब यूनिट जैसे हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होता है, अब एक सबसे बड़ी बात हमारे पास होता है यूनिट का यूज हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन चीज को नापने के लिए पहले यूनिट का यूज किया गया होगा। तो 3 बेसिक यूनिट्स आर देयर। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, यूनिट की बात करें तो सबसे पहले जो होता है लेंथ का जो यूनिट होता है अलग अलग होता है। दूसरा जो होता है मास, और तीसरा जो होता है टाइम। तो ये तीनों को स्टार्टिंग में 3 बेसिक यूनिट्स के नाम से हम जानते थे कि ये 3 है बेसिक यूनिट, इनका क्या होगा, या 3 जो है ये मेजरेबल क्वांटिटी है, इनको हम कैसे नापेंगे, तो उसके लिए अलग अलग यूनिट्स हमारे पास आए। तो क्या क्या वो यूनिट्स आए हमारे पास, यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम बेसिकली 2 तरीके से यूनिट सिस्टम चला है, यूज हुआ है। एक होता है इंग्लिश सिस्टम और एक होता है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो इंग्लिश सिस्टम में क्या क्या होता था, जैसे कि हमारे पास हो गया FPS फुट, पाउंड और ये हो गया सेकंड। तो FPS एक इंग्लिश सिस्टम है जहां पे फुट का यूज किया जाता था फॉर लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते थे, फुट का यूज करते थे, और P का मेजर करने के लिए हमारे पास क्या यूज करते थे, पाउंड, और मास का यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, मास को मेजर करने के लिए पाउंड, और टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज किया करते थे। तो ये जो है ये क्या है हमारा इंग्लिश सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम जो कि फ्रांस में प्रचलित था, फ्रांस, यहां पे हमारे पास होगा CGS सिस्टम। C मतलब होगा सेंटीमीटर, G मतलब होगा ग्राम, और S मतलब होगा सेकेंड। सेंटीमीटर आपका लेंथ को मेजर करने के लिए होता था यूज, ग्राम जो होता है वो मास को मेजर करने के लिए यूज होता है, और सेकंड जो होता है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। खास बात इस सिस्टम का ये है कि ये डेसिमल सिस्टम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को छोटा करने के लिए डेसिमल का यूज हम यहाँ पे करते थे। ठीक है, वैसे ही सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो इसी में एक और सिस्टम आता है जिसका हम लोग आगे जाके उसी का यूज किए हैं।
तो देखो MKS सिस्टम, ठीक है। MKS ये भी फ्रांस का है, डेसिमल सिस्टम है। तो M मतलब क्या होगा, मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब होता है सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेंथ को मेजर करने के लिए होता है, ये हमारा जो होता है मास को मेजर करने के लिए होता है, और ये जो होता है टाइम को मेजर करने के लिए। ये प्राइमरी बातें हैं जो आप सभी को पता है, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिफरेंट आपको जो है सिस्टम दिखाई दे रहे थे। अब डिफरेंट सिस्टम जो है यूनिट सिस्टम का होने से हमको दिक्कत क्या है, देखो जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है, अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो उनकी कुछ एक वैल्यू निकल के आती है, साथ में कुछ एक यूनिट का यूज हमें करना होता है। तो यूनिट अगर हम बात करें तो डिफरेंट सिस्टम चल रहे थे, तो कोई इस यूनिट का यूज करता था, कोई इस यूनिट का यूज करता था, कोई इस यूनिट का यूज करता था, और इसी यूनिट का यूज करके वो रिपोर्टिंग करते थे। अब रिपोर्टिंग करते थे तो दूसरे जो साइंटिस्ट है जिनको इसको पढ़ना होता था उनके लिए दिक्कत होती थी, क्योंकि सबका सिस्टम क्या था, अलग अलग था। समझ में आ गया? तो सभी साइंटिस्टों को ये जो दिक्कतें हुई तो उन्होंने फैसला किया कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए। तब एक कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड सिस्टम, SI यूनिट के बारे में, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। तो अभी SI यूनिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। SI यूनिट, तो SI यूनिट में सबसे पहले साइंटिस्टों को जब ये सब दिक्कतें होने लगी तो साइंटिस्टों ने एक मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने तय किया कि कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जाए, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये जो मीटिंग हुई वो फ्रांस में 1960 में हुआ, ठीक है। 1960 में हुआ। 1960 से पहले जो है डिफरेंट यूनिट सिस्टम चलते थे, उससे पहले कोई SI यूनिट सिस्टम नहीं था हमारे पास। लेकिन 1960 को एक मीटिंग हुआ, 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर के द्वारा SI यूनिट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, इज इस्टेब्लिश। 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर SI यूनिट सिस्टम इज इस्टेब्लिश्ड। समझ में आ गया? अब SI यूनिट जब है क्या हुआ, यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया गया, तो अभी तक हमने देखा था कि 3 बेस यूनिट्स थे, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, और MK सिस्टम को ही इन्होंने मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई करने के बाद इसमें और कुछ यूनिट्स का ऐड किया। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले इन SI यूनिट सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स थे, ठीक है। कितने बेस यूनिट्स थे? 7। सबसे पहला चीज ये याद रखना है, पहले कितने हुआ करते थे बेस यूनिट? 3 हुआ करते थे। अलग अलग जितने भी सिस्टम थे 3 बेस यूनिट यूज किया करते थे, लेकिन SI यूनिट में 7 बेस यूनिट होता है। SI यूनिट सिस्टम 7 बेस यूनिट्स are included या are listed
समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 7 बेस सिस्टम जो है उसको लिस्टेड किया गया। पहले जो है 3 बेस सिस्टम जो है यूज किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं रब करूँ, चलो मैं इसको करता हूँ। अब जो 7 बेस सिस्टम है, बेस यूनिट्स जो है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया। तो 7 बेस यूनिट ऑफ एस आई, 7 बेस यूनिट ऑफ एस आई। तो पहला क्या है, पहला तो आपको सबको मालूम है। पहला अभी हमने 3 दिए, देखिए 3 जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो 3 में पहला क्या था, लेंथ। दूसरा क्या था हमारे पास, मास। तीसरा हमारे पास क्या था, टाइम। देखो 3 तो पहले से ही थे ना भाई, लेंथ मास और टाइम थे ना, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, तीनों के तीनों थे यहाँ पे। चौथे में हमारे पास आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो 7 है, 4 हो गया। 5वें में हमारे पास आया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। 6वें में आया हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। 7वें में आया हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो मैंने क्या बोला, 7 बेस यूनिट्स। अब इसी को पहले हम क्लियर करते हैं कि बेस यूनिट आखिर होता क्या है। ठीक है, देखो यूनिट 2 तरीके का होता है। यूनिट आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है बेस यूनिट, और दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट। तो जो बेस यूनिट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी का लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। लेंथ कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वैसे ही जो है लेंथ, ये क्या है, हमारा बेस यूनिट है। सेम एज इट इज अगर हम मास की बात करें, किसी का मास किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, खुद का होगा। वो किसी भी एक छोटा पार्टिकल उठा ले, उसका खुद का मास होगा। समझ में आ रहा है। तो मास तो भाई वो बेस होगा। टाइम की अगर बात करें तो टाइम कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो कल स्कूल लेट से आना, पता चल जाएगा कि टाइम वेट करता है या नहीं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ये भी क्या होगा, बेस हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कब टेम्परेचर बढ़ जाए कब कम हो जाए, टेम्परेचर तो खुद के ऊपर खुद डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर। वो जो यूनिट है वो खुद का यूनिट हो। समझ में आ गया। वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ये भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है, किसी भी, जैसे कैंडल है, कैंडल का जो जलने की जो इंटेंसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, किसी भी चीज का जलने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी का भी जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो तो खुद का ही होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो 7 है, 7 के 7 जो है इंडिपेंडेंट base units, these are independent but derived unit, these depends on base unit। देखो खास बात यही है कि बेस यूनिट को तो आपने पहचान लिया भाई, ये सभी के सभी बेस यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या होता है, जो इन बेस यूनिट से उठ के उनका यूज करते हुए हमें अदर यूनिट जो बनाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ भी एक प्रकार से लेंथ ही होता है, इसका यूज हमने मीटर किया, इनटू मीटर इक्वल टू m स्क्वायर। तो एरिया का m स्क्वायर जो होगा, मीटर स्क्वायर जो होगा, ये एरिया का यूनिट होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस यूनिट को हमने डबल यूज किया।
समझ में आ गया? 2 बार हमने बेस यूनिट यूज किया और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एम क्यूब बनाया, मतलब ये डिराइव किया है। समझ में आ गया? फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हुए हमने इसको डिराइव किया। वैसे सेम एज इट इज अगर आप देखो, जैसे डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट या स्पीड हम लोग बात करें। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस लेंथ हुआ, लेंथ मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकंड, इक्वल टू मीटर पर सेकंड। स्पीड का जो हमारे पास यूनिट निकल के है मीटर पर सेकंड। तो आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि यूनिट 2 तरीके का होता है, एक बेस यूनिट होता है, एक डिराइव यूनिट होता है। बेस यूनिट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, जो कि 7 टाइप्स के होते हैं बेस यूनिट, और बाकी जितने भी होते हैं सब इनसे डिराइव हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है, डिटेल में आपको फिजिक्स के चैप्टर में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो लेंथ में अगर हम बात करें तो इनका जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर। समझ में आ गया? मास का जो यूज होता है वो होता है किलोग्राम। समझ में आ गया? टाइम का जो यूज होता है वो होता है केल्विन। टेम्परेचर का जो होता है सेकंड। टेम्परेचर का जो यूज होता है वो होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो होता है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होता है मोल्स। अगर हम लोग इसका हम बात करें, सिंबल जो यूज होता है इसके लिए एम, स्मॉल एम, इसके लिए केजी, इसके लिए सेकेंड, इसके लिए के, कैपिटल के, इसके लिए ए, इसके लिए सीडी और इसके लिए MOL, मोल। समझ में आ गया? तो ये जो हो गए इनके यूनिट्स हो गए और इनका जो है सिंबल या एब्रिविएशन जो है ये हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से देखिए। 3 बेस यूनिट थे, उसके अलावा टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ये इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इतना आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, मिटाओ इसको मैं। ओके, बहुत बढ़िया, मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें हमने कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। सेवन बेस सिस्टम हमने देख लिया। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने सिस्टम जो हमने बात किया साइज सिस्टम, इसमें कुछ यूनिट्स हमने लिया, लेकिन ये यूनिट्स केवल ये यूनिट्स का अगर हम यूज करें तो हर जगह छोटी लेंथ है उसको हम मीटर में नहीं मेजर कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ प्रीफिक्स का यूज किया गया। तो उसको प्रीफिक्स यूनिट्स के सामने, कोई भी यूनिट के सामने हम क्या करेंगे, कुछ प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे। प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स जो है 2 तरीके से हमारे पास होगा, सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स। प्रीफिक्स 2 तरीके का प्रीफिक्स हम लोग देखेंगे, 2 प्रकार के प्रीफिक्स यहाँ पे यूज होगा, एक होगा सब मल्टीपल्स और एक होगा मल्टीपल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सब मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा, ये किसी वैल्यू को छोटा कर देगा। इट कन्वर्ट लार्ज वैल्यू टू स्मॉलर। इट कन्वर्ट लार्ज वैल्यू टू स्मॉलर। अगर ये प्रीफिक्स लग गया तो कोई बड़ा होगा, जैसे मान लो 1 मीटर था, उसी के सामने अगर हम प्रीफिक्स लगा दे 1 nm तो 1 नैनोमीटर बन गया, 1 मीटर बन गया, नंबर वही सेम रह गया, बस प्रीफिक्स चेंज हो गया।
मीटर के सामने नैनो जुड़ गया, नैनोमीटर बन गया। प्रीफिक्स क्या है हमारा, ये प्रीफिक्स। बात समझ में आ गया। और इस प्रीफिक्स के आने के कारण से ये वैल्यू जो कि 1 मीटर बहुत बड़ी थी वो बहुत छोटी हो गई। समझ में आ गया। इसी तरीके से कुछ मल्टीपल्स भी होंगे। इट कन्वर्ट स्मॉल वैल्यू टू लार्ज, स्मॉल वैल्यू टू लार्ज वैल्यू। समझ में आ गया। तो प्रीफिक्स यूज करने से क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कोई वैल्यू बहुत बड़ी है उसको छोटी कर सकते हैं, छोटी वैल्यू को बड़ी कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगर प्रीफिक्स लगा चेंज कर दिए तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब प्रीफिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बड़ी वैल्यू को छोटी करने के लिए सब मल्टीपल्स प्रीफिक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पे पहला जो है हम लिखेंगे डेसी, दूसरा जो होगा सेंटी, तीसरा जो होगा मिली, चौथा जो होगा माइक्रो, पांचवा जो होगा नैनो, छठवां जो होगा पिको, सातवां जो होगा फेम्टो, आठवां जो होगा ऑटो, नौवां जो होगा जेक्टो और 10वां जो होगा येक्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेक्टो, येक्टो। अच्छा, इसको कैसे याद रखें? इतना सारा प्रीफिक्स तो याद रखना मुश्किल है। नॉर्मली इतने सारों का यूज तो होता ही नहीं है पहली बार, लेकिन फिर भी हमको अगर याद रखना है तो कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। डीसी को मिली, क्या बोला? डीसी को मिली। देखो लाइन बना लो भाई, डीसी को मिली। माइक्रो नैनो, माइक्रो नैनो। पिक खींचा, फेम्टो निकला, ऑटो। पिक खींचा हिंदी में कर देता हूं, पिक खींचा, फेम्टो निकला, नैनो, सॉरी ऑटो। ठीक है। तो देखो यहां तक तो याद हो जाएगा। डी मतलब डेसी, सी मतलब सेंटी, को जो भी हिंदी वर्ड्स मैंने यूज किए हैं वो सबको छोड़ दो। तो ये मिली, मिली मतलब मिली, ये जो है मिली। माइक्रो, नैनो, डीसी को मिली, माइक्रो, नैनो। फिर पिको को पिक लिखा हूं, पिक, पिक खींचा फेम्टो ने। पिक खींचा कौन? पिक के बाद, पिको के बाद फेम्टो आएगा। पिक खींचा फेम्टो ने, निकला ऑटो। समझ में आ गया। पिक खींचा, पिक खींचने के बाद देखे, जब उसको दिखे तो वहां से क्या निकला? ऑटो टाइप का दिखा, ऑटो, ऑटो जैसा दिख रहा था। समझ में आ गया। उसके बाद फिर जेप्टो, एक्टो, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जेप्टो, ऑटो, जेप्टो, एक्टो, ये आपको याद करना पड़ेगा, वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। इतना ही याद कर लिया ना तो बाकी दो को आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है। इसको मैं रख कर रहा हूं, ये मैं रख कर दिया। तो डेसी के लिए देखो कोई प्रीफिक्स है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 × 10⁻⁻1 लिखेंगे। समझ में आ गया। सेंटी के लिए हम क्या करेंगे? 1 × 10⁻⁻2 करेंगे। मिली के लिए हम लोग 1 × 10⁻³ करेंगे। उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ये होगा उसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया। माइक्रो के साथ अगर हम बात करें तो 3, देखो इसको वैल्यू को भी याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। पहले ये देखो सभी तो कॉमन हो गया, 1 × 10⁻, देखो यहाँ पे सबको मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है। आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। देखो ये सभी मिटा दें, सभी में मैं क्या करूंगा, सबको ध्यान से देखना भाई, बहुत
इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी मजा आएगा भाई, है ना। ये देखो 1 into 10, 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 1 into 10। कभी भी आपको अगर कन्वर्जन के लिए बोले तो फट से आप लोग इजी कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर ये आपको याद रहेगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके ऊपर क्या करेंगे, -1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, यहाँ तक तो एकदम 1 2 3 अब तुम बिंदास लिख दीजिए, 1 2 3, -1 -2 -3 पावर में, समझ में आ गया। अब देखो अब 3 का टेबल हमको याद करना है, उसके बाद 1 2 3 लिखने के बाद 3 का टेबल याद करना है। 3 1 जा 3 लिख चुके, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये सभी के सभी वैल्यू आपको याद हो जाने, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब क्या है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया। मल्टीपल्स मतलब क्या है, छोटे वैल्यू को बड़ा कर देना, मल्टीपल्स याद रहेगा। छोटे वैल्यू को बड़ा कर देना मल्टीपल्स मतलब छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना, समझ में आया। जैसे 1 मीटर है, अब हम लोग क्या करेंगे 1, ये मीटर की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर लिखा है इसके आगे किलो लगा देंगे, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। 1 मीटर से 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये क्या होगा, छोटे वैल्यू को बड़ा वैल्यू कर देंगे, समझ में आ गया। चलिए तो पहला जो है यहाँ पे देखो डेसी था, यहाँ पे होगा डेका, डेसी डेका। दूसरा जो है हेक्टो, तीसरा जो है किलो, चौथा जो है मेगा, पांचवा जो है वो है गीगा, छठवा जो है टेरा, सातवा जो है पेटा, आठवां जो है एक्सा, नौवा जो है वो है जेटा, और 10वां जो है ओटा, ओटा है ना, हेक्टो, हेक्टो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। देखा 1 into 10 to the power 1, यहाँ पे देखो सभी को ना, यहाँ पे -1 था, यहाँ +1 हो जाएगा। 1 into 10 to the power 2, सेम वैल्यू, वही सेम आपको रखना है। 1 into 10 to the power 3, 1 into 10 to the power 3 के बाद क्या आएगा 6, 1 into 10 to the power 9, 1 into 10 to the power 12, 1 into 10 to the power 15, 1 into 10 to the power 18, 1 into 10 to the power 21, 1 into 10 to the power 20। समझ में आ गया। ये सभी याद करना बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, इसको भी लाइन को भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को इजी हो जाएगा। DHK, एक आदमी का नाम है DHK, DHK को मेगा और गीगा DHK को मेगा और गीगा तेरा पता पूछ रहे थे। देखो DHK को मेगा और गीगा तेरा पता पूछा, तेरा पता मेगा और गीगा, ये दो जन जो है वो DHK से तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। समझ में आ गया। कहता देखो यहाँ पे D मतलब डेका, H मतलब हेक्टो, K मतलब किलो, मेगा
और गीगा। तेरा पेटा जो है उसको पता करना, पता पूछ रहे थे, ठीक है। एक्सा ने जेटा ओटा बता दिया। एक्सा ने जेटा ओटा बता दिया। डीएसके को मेगा और गीगा, डीएसके और देखो इमेजिन कर, दो लड़के थे, एक डीएचके और एक है एक्सा। ये डीएचके है और ये एक्सा, दोनों साथ साथ खड़े थे, ठीक है। मेगा और गीगा वहां पे गए तो डीएचके को मेगा और गीगा तेरा पता पूछा, तो उस समय एक्सा ने उसको जेटा ओटा बता दिया। मतलब कुछ भी इधर उधर आंसर कुछ भी बता दिया, जेटा ओटा बता दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये पूरा जो है आपको याद हो जाएगा। मल्टीपल्स जो है याद करने का ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। कहानी खत्म नहीं हो रही है लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। अब अगर हम लोग बात करें तो कुछ सिंबल्स की बात करेंगे, जिसको प्यारे बच्चों अगर आप 11th में हो तो ये सिंबल्स को खास तौर पे याद रखो, क्योंकि कुछ ऐसे लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, जिनका यूज केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, जितने भी मेजरेबल, जब भी हम मेजर करते हैं या कहीं पे हम क्या करते हैं, एज ए फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, इसका यूज किया जाता है। ये हो गया बीटा, बीटा का यूज करते हैं। ये हो गया गामा, गामा का यूज किया जाता है बच्चों। उसके बाद फिर हमारे पास हो गया डेल्टा, डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा। उसके बाद फिर हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का यूज करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग ईटा का भी यूज करते हैं, ईटा। ये हो गया न्यू, ठीक है, ये हो गया म्यू, ठीक है। इसके अलावा पाई, पाई को तो आप सभी लोग जानते हैं, पाई, पाई का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यूज करते हैं पाई, ये हो गया फाइव, फाइव, ये हो गया साइन, साइन, और ये हो गया चाई, चाई, पाई, फाई, साई, चाई, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं थीटा, सभी जानते हैं थीटा, थीटा। इसके अलावा हम लोग और यूज करते हैं टाउ, इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं, टाउ, टाउ, ये हो गया टाउ। और क्या क्या होगा जो हम लोग यूज करते हैं? इसके अलावा क्या ऐसा है जो हम यूज करते हैं, हाँ लैम्डा, लैम्डा का यूज करते हैं, लैम्डा। तो ये सभी जो है बेसिकली ये जो है इनको तो आप कम से कम याद रखो कि ये सभी जो होते हैं सिंबल्स का यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे रो, रो का यूज आप लोग जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए आप रो का यूज करते हैं, ठीक है। तो के मतलब कापा, कापा, कापा का यूज भी आपको करना होगा आगे जाके, आप लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, समझ आएंगे। कापा का यूज आप लोग को आगे जाके करना पड़ेगा। क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कापा का यूज करना होगा, समझ में आ गया कापा। तो ये सभी जो सिंबल्स है इससे आप लोग फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि ये आप लोग को आगे कहीं ना कहीं यूज होना है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं।
वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे देखो, अब हम तुम्हारा सोचो, हमने एसआई यूनिट तो बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे यूनिट्स का हमको यूज करना पड़ा। देखो समझाता हूं। केमिस्ट्री जो है बेसिकली जो डील होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल, उनसे हमको डील करना पड़ता है। समझ में आ गया? अब उनसे डील करने के लिए हम अगर मान लो सपोज कोई एक छोटा पार्टिकल एटम है, उसका अगर रेडियस हमको काउंट करना है, रेडियस कितना छोटा है, तो उसमें मीटर में काउंट करेंगे तो उसका नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर जो है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम इसके लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज करेंगे। कहीं कहीं पे आप देखोगे हर किसी के लिए कुछ अल्टरनेट यूनिट भी यूज हो रहे हैं। सम ओल्ड यूनिट्स दैट आर यूजिंग कंटिन्यूअसली, जिसको हम कंटिन्यूअसली यूज करें। समझ में आ गया? पहला जो है, अगर हम बात करें तो लेंथ के, लेंथ जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि छोटे पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल, उनका अगर रेडियस काउंट करना है, वो भी क्या है, एक लेंथ है, तो मीटर में काउंट करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। समझ में आ गया? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई छोटी वैल्यू को हम यूज करना चाहेंगे। तो छोटी वैल्यू में जनरली हम लोग क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में हम लोग ये करते हैं, यूज करते हैं, या फिर हम लोग नैनोमीटर मीटर का यूज करते हैं, या फिर हम पिकोमीटर का हम यूज करते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों का भी जस्ट नैनोमीटर और पिकोमीटर के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो ये तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 1 × 10⁻⁹ मीटर इसका वैल्यू होता है। 1 मीटर, 1 नैनोमीटर इतने मीटर के इक्वल होता है। और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है एक एंगस्ट्रॉम। 1 × 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। जस्ट मैंने अभी पिकोमीटर और नैनोमीटर के बारे में आप लोगों को बताया है। तो 12 और 9 तो आप लोग पहले से याद थे। यहाँ पे 10 जो है एंगस्ट्रॉम में -10 लगता है। समझ में आ गया? दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मास। देखो बच्चों, दूसरा क्या है, मास। जब पार्टिकल ही इतना छोटा है तो उसका वेट तो बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है? इतना छोटा पार्टिकल हमको दिखाई नहीं देता, उसको आप मेजर करोगे, उसका वेट निकालोगे, कैसे निकालोगे, ग्राम में निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों ने एक नया यूनिट बनाया जिसको हम बोलते हैं एटम्स को मेजर करने के लिए AMU। अभी ये कन्वर्ट होके U हो चुका है, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। इसके पीछे भी कहानी यूनिफाइड मास, AMU से यूनिफाइड मास में कन्वर्ट होने का कहानी है, उसको बाद में कभी डील करेंगे, ठीक है। तो AMU, अब AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो AMU को ग्राम में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो, एक 1 AMU इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम की इक्वल होता है। देखो कितनी छोटी है, कितनी छोटी, इतनी छोटी वैल्यू। इसके लिए ग्राम हम कैसे यूज करेंगे बताओ? इसलिए हमने यहाँ पे AMU का यूज। चलो समझ गए, बढ़िया है। चलो AMU का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, पहले लेंथ हो गया, मास हो गया, अब हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर चलो यार, टेम्परेचर लिख दिया, टेम्परेचर लिख। तो लेंथ मास के बाद यहाँ पे हमारे पास टाइम होना चाहिए। टाइम के तो 3 तो आप जानते ही हैं, टाइम से यूज करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर ही डायरेक्ट देखते हैं। टेम्परेचर में देखो क्या होता है, हम केल्विन का यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
और यही हमारा जो है मोस्टली यूज करना होता है केल्विन, है ना, केल्विन होता है, केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है और मोस्टली हम लोग केल्विन का ही यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी भी आपको सेल्सियस में भी देखने को मिल सकता है, फ़ारेनहाइट भी देखने को मिल सकता है। तो सेल्सियस के लिए हम क्या करते हैं, केल्विन जितना भी केल्विन होगा उससे हम क्या करते हैं 273.15 को ऐड कर देते हैं। 273.15 को ऐड करने के बाद ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। वैसे ही अगर मान लो फ़ारेनहाइट को अगर हम बात करें तो 9/5 इंटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। और अगर मान लो आपको कभी दिया हुआ है केल्विन में, आप बोलते हैं फ़ारेनहाइट में उसमें कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू लिखेंगे 9/5 और यहाँ पे सेल्सियस का ऑलरेडी हमने बता दिया K प्लस, वेरी गुड, 273.15 प्लस 32। इस तरीके से केल्विन को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो। वेरी गुड। तो ये तीनों को आप बिल्कुल देख लीजिए, ये तीन जो है अदर यूनिट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर का हमने बात कर लिया, हम बात करते हैं प्रेशर को कैसे भूल सकते हैं भैया। प्रेशर तो हमारे लिए हमेशा ही, जब भी हम देखेंगे गैस, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत सारा जब भी देखेंगे प्रेशर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। टेम्परेचर प्रेशर तो खास चीज होता है, इनका तो यूज बार-बार करना होता है। तो प्रेशर को हम जब भी यूज करेंगे तो बेसिकली इसका जो होता है एटीएम या बार के रूप में हम इसको यूज करते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों एटीएम इज सिमिलर टू बार, थोड़ा बहुत अंतर होता है वैल्यू में, लेकिन दोनों बराबर होते हैं। लगभग हम दोनों को बराबर ही मान के चलते हैं कि दोनों बराबर है। समझ में आ गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पॉइंट का डिफरेंस है, छोड़ो। इसके अलावा जो प्रेशर में जो यूनिट यूज होते हैं वो होता है हमारे पास mmHg। तो mmHg का कई बार यूज होगा, तो 1 atm इक्वल टू 760 mmHg, ये वैल्यू याद रखना, है ना। कई बार इसमें mmHg में देगा तो 1 atm की जगह पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 760 mmHg या 760 mm जो भी Hg है उसको atm में कन्वर्ट करना होगा, तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारे पास होता है टॉल भी कई बार हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन में, आपका जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ कई बार टॉल का यूज कर देता है और हम लोग वहाँ पे अगर कन्वर्जन हमको नहीं पता है तो हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो टॉल जो होता है वहाँ पे क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 atm इक्वल टू 760 mmHg। समझ में आ गया। अब देखो mmHg हो गया, टॉल हो गया, इसके अलावा एक यूनिट होता है जिसको कि हम SI यूनिट बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। पास्कल जो होता है अगर हम बात करें तो 1 atm 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। पास्कल 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। कैसे याद रखेंगे इस वैल्यू को, तो आपको बस इतना याद रखना है 5 atm पास्कल 5 मतलब देखो यहाँ पे क्या है, पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी जोड़ना है, 5 में कन्वर्ट करना है, तो 1013, तो ये कितना होगा 2 + 3 5। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं 1.013, तो सबको ऐड करेंगे तो 5 हुआ, इंटू 10 टू द पावर हमको क्या लगाना है, 5 ही लगाना है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये प्रेशर होता है। उसके बाद हम बात, अगला जो है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या है, इक्वल टू
इसके दो यूनिट हम लोग बेसिकली देखेंगे, एक होगा कैलोरी और एक होगा जूल। तो कैलोरी जो होता है उसका वैल्यू होता है 4.184 और जूल जो होता है उसका होता है 0.2390। समझ में आ गया? इस वैल्यू को अगर आपको याद करना है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 उसका फिर 8.1। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 और 4 लगाएंगे, बीच में दोनों को ऐड करने के बाद 8 कर देंगे। देखो आगे 4 पीछे 4 दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, 8 को बीच में सेंटर दोनों के बीच में कर दिए और यहाँ पे 0.1 इतना आपको करना है तो इसके इक्वल हो जाता है 0.1, तो ये जूल बन जाता है। समझ में आएंगे? इतनी कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू इतना जूल। अब 1 जूल इक्वल टू कितना होगा, 0.2390 कैलोरी। तो इस वैल्यू को भी याद करवा देते हैं। चलो ठीक है, लगे हाथ, 0 है आखिरी में भी 0 है। समझ में आ गया? अब 2 है, 2 के बाद क्या था 3, अब 3 × 3 9। समझ में आ गया? अब सामने लगा दो ये पॉइंट। इतना सारा अगर याद नहीं कर सकते तो एक काम करो, सीधा सीधा इसको नंबर को याद करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम दोबारा से मिलेंगे। कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रहा है, लाइक डिसलाइक जो भी आपको मन करे आप कम से कम कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है बुरा कीजिए, लेकिन कीजिए। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इट्स हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय।